अप्लाइड मैकेनिक्स। तो आज अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर का नाम है बल निकाय, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो पहली जो हेडिंग है वह वही बल निकाय या बलों का निकाय, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो हम इसको क्या होता है बताएं। ये कोई तल है, इस तल पे एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, चार, पांच फोर्स। तो किसी भी तल पर, किसी भी तल पर एक से अधिक मतलब कई फोर्स लगे हुए हों, कई बल लगे हुए हों, तो इन बलों के समूह को, जो ये ग्रुप बना हुआ है, इस बलों के समूह को हम बल निकाय कहते हैं। तो कैसे परिभाषित करेंगे? किसी वस्तु या पिंड पर एक साथ कई बल कार्य करते हैं तो बलों के इस समूह को बल निकाय कहते हैं। बल निकाय कहते हैं। अब बल निकाय का वर्गीकरण बलों की दिशा, क्रिया, समतल के अनुसार किया गया है। हम्म। बल निकाय का वर्गीकरण कैसे है? तो बल निकाय इसको हमने क्या कर दिया, दो भागों में बटाई। किसमें? दो में। नंबर एक, समतलीय बल, मतलब कि कोप्लेनर फोर्स। नंबर दो, तो ये नंबर एक हुआ और ये नंबर दो हुआ असमतलीय बल, नॉन कोप्लेनर फोर्स। अब ये हमारा पहला जो है, इसको भी हमने
3 भागों में बांट दिया। कैसे? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट समतलीय, समतलीय संगामी, संगामी, समतलीय संगामी बल। मतलब कि कोप्लेनर, कोप्लेनर कौन करंट फोर्स। नंबर 2, समतलीय, समतलीय असंगामी, असंगामी बल। मतलब कि कोप्लेनर, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्स, नॉन कॉनकरेंट, कॉनकरेंट फोर्स। नंबर 3, समतलीय, समतलीय समांतर, समांतर बल। मतलब कि कोप्लेनर, सॉरी, हाँ, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। अब इसको हम देखेंगे, जो हमारा असमतलीय बल, इसको भी हम 3 भागों में बांटा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? असमतलीय, असमतलीय संगामी, असमतलीय संगामी बल। ऐसी दूसरा, असमतलीय असंगामी, असंगामी बल। तीसरा, असमतलीय असमतलीय समांतर बल। तो इसको हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में? नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स, कौन करंट फोर्स। और ये हो जाएगा आपका नॉन कोप्लेनर, नॉन कौन करंट फोर्स। ये हो जाएगा आपका नॉन कोप्लेनर असमतलीय समांतर बल, मतलब नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। ये हो गया आपका। समतलीय बल ने कहा है,
समतलीय बल। कोप्लेनर फोर्स क्या होते हैं कि ये हमारा को तल है, समतल है। अब इस तल में एक फोर्स ये लगा हुआ है, दूसरा फोर्स ये लगा हुआ है, तीसरा फोर्स ये लगा हुआ है, चौथा फोर्स ये लगा हुआ है, पांचवा फोर्स ये लगा हुआ है। तो ये एक ही तल में लगे हुए हैं, अलग अलग तल में तो नहीं है। जो एक ही तल में लगे हुए हैं तो इस तरह के जो बल लगे होंगे इसे समतलीय बल कहेंगे। इसकी परिभाषा क्या होगी? यदि किसी बल निकाय के सभी बल एक ही समतल में कार्य कर रहे हों तो इस निकाय को समतलीय बल निकाय कहते हैं। अब ये नंबर 1 था हमारा। इसके जो पार्ट हमने बताए, 3 पार्ट बताए थे। तो इसका फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में क्या? समतलीय संगामी बल, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स। अब इसमें क्या जैसे लिखा हुआ समतलीय संगामी बल, तो हमारा ये एक तल है, समतल है। इस समतल में संगामी मतलब एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक फोर्स आ रहे हों या जा रहे हों, जॉइंट हो रहे हो, मतलब कि एक ही बिंदु है। ये एक बिंदु से पी फोर्स, क्यू, आर, एस, ये फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, जा एक ही बिंदु से रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक संगम है, एक संगम से फोर्स जाने वाले या आने वाले हों, तो इस तरह के फोर्स जब लगे होंगे तो क्या कहलाएगा? समतलीय संगामी बल। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर स्थित है या मिलती है। समतलीय संगामी बल कहलाते हैं। अब नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट। समतलीय असंगामी बल, नॉन समतलीय मतलब कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्स। तो इसका क्या बनेगा? तो इसको हम परिभाषित इस तरह से करेंगे कि ये हमारा एक तल है और इस तल में एक फोर्स हमारा ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। तो ये इनके जो बिंदु है, ये स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। पी क्यू आर एस
ये लगे हुए फोर्स हैं, तो ये एक बिंदु पर नहीं है, तो असंगामी मतलब संगम नहीं है इनका, कहीं पे भी कहीं में मेल नहीं हो रहा। तो इस तरह के जो फोर्स लगे होंगे उसे कहेंगे हम असंगामी बल। क्या कहलाएंगे? असंगामी बल। तो परिभाषित कैसे करेंगे? किसी बल निकाय, किसी बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखा, क्रिया रेखाएं एक एक ही तल तल में स्थित हों, परंतु एक ही तल में स्थित हो, परंतु एक बिंदु से नहीं गुजरती हों, गुजरती हों। समतलीय असंगामी बल कहलाता है। समतलीय समांतर बल। अब समतलीय समांतर बल कैसे होते हैं? ये हमारा एक तल है, एक तल में ये हमारा एक फोर्स लगा हुआ है P, दूसरा फोर्स ये लगा हुआ है Q, और तीसरा फोर्स ये लगा हुआ है हमारा R। PQR हुए। अब इनके बीच की दूरी बराबर है, जो दूरी यहाँ पर है वही दूरी हमारी यहाँ पर है। तो ये इस तरह के जो फोर्स कहलाएंगे क्या कहलाएंगे? पेलर फोर्स। पेलर। तो ये समांतर फोर्स हैं, समांतर बल हैं। अब ये दोनों बल आपस में समांतर हैं, ये इसके समांतर है, परंतु इसकी फोर्स, इस फोर्स की डायरेक्शन और इस फोर्स की डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे फोर्स जो होंगे वो कहलाएंगे आपके कैसे? समदिश समांतर बल। अब ये फोर्स डायरेक्शन ये है और इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, ऐसी है। तो इस फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये कहलाएगा विपरीत समांतर बल, या हाँ ये तो होगा समदिश समांतर बल, और ये कहलाएगा आपका विपरीत समांतर बल। तो पहले हम समांतर बल की परिभाषा बताते हैं क्या है। किसी बल निकाय, किसी बल निकाय के सभी, किसी बल निकाय के सभी बलों की की क्रिया रेखा एक ही तल में स्थित हो तथा प्रत्येक बल एक दूसरे के समानांतर हो तो ऐसे बलों के समूह को
समतलीय समांतर बल कहते हैं। समतलीय समांतर बल समतलीय समांतर बल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समदिश समांतर बल। समदिश समांतर बल। नंबर 2 विपरीत समांतर बल। अब समदिश समांतर बल क्या है? मैं समझा देता हूं। समदिश समांतर बल जैसे हमारा ये बल लगा हुआ है, दूसरा ये लगा हुआ है, तीसरा ये बल है, तो ये तीनों बल PQR तीनों बलों की दिशा समान है। और कैसे हैं ये? समांतर है, एक डायरेक्शन में है और इनके बीच की दूरी क्या है? बराबर है। ये यहाँ जितनी दूरी यहाँ होगी इतनी यहाँ होगी, तो क्या कहलाएंगे? समदिश समांतर बल। नंबर 2 में क्या है? बी में विपरीत समांतर बल। विपरीत असमतलीय बल नॉन कोप्लेनर फोर्स। तो असमतलीय का मतलब हमारा होता है जिससे कि ये हमारा एक समतल है और हमने क्या काम करा, इस पे बना दिया मोर देन तल। तो अब एक तल तो हमारा ये हो गया ABCD और CDEFGH ऐसा तक हो गई। अब इसका मतलब ये है असमतलीय बल। तो एक तल ये है, एक बल हमारा इस पे लगा होगा तो दूसरा इस वाले तल में लगा होगा, तीसरा इस वाले तल में लगा होगा। तो इस तरह का जो फोर्स लगा होगा उसे हम कहेंगे असमतलीय बल। अब ये एक तल नहीं हुआ, हमारे पास 6 तल बन गए और इन तलों में से किसी एक तल में बल लगा हुआ, तो इस तरह का जो फोर्स लगा हुआ उसे कहेंगे हम असमतलीय बल। तो कैसा करेंगे? मान लीजिए हमारा ये बल इधर लगा हुआ है, एक बल हमारा इस पर ऐसा लगा हुआ है, दोनों तल अलग है। इन तलों या हम ऐसे लगा सकते हैं, एक ऐसा लगा दिया हमने और एक बल हमने ऐसे लगा दिया, तो अलग अलग लगे हुए हैं तो असमतलीय बल हो गए। ठीक, तो अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे वो देखिए। जब बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखा रेखाएं एक या भिन्न भिन्न तलों पर होती हैं ऐसे
समूह को असमतलीय बल कहते हैं। अब सेकंड था ना, अब इसके हमने 3 पार्ट बताए थे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट है आपका असमतलीय संगामी बल। असमतलीय संगामी बल, असमतलीय संगामी बल मतलब नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स। कॉनकरेंट फोर्स। अब इसको हम क्या समझाएंगे, देखो समतलीय संगामी बल। समतलीय संगामी बल का मतलब ये है कि आपका फोर्स जो लगा होगा वो एक ही बिंदु पर लगा होगा। तो इसको मैं ऐसे बताएंगे, ये हमारा बन गया भिन्न भिन्न तल हो गए। तो हमारा एक फोर्स ऐसा लगा हुआ है, एक फोर्स हमारा ऐसा लगा हुआ है, एक फोर्स हमारा ऐसा लगा हुआ है, 3 फोर्स लगे हुए हैं। तो ये तीनों फोर्स जो लगे हुए अलग अलग तल में है, ये इस तल में है, ये इस तल में है, ये इस तल में है। इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग है, पी क्यू आर एस अलग अलग फोर्स है कहाँ से, एक ही बिंदु से। एक ही बिंदु से निकल रहे हैं और अलग अलग तल के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं समतलीय असमतलीय संगामी बल। तो परिभाषित करेंगे, जब बलों की क्रिया रेखा भिन्न भिन्न या विभिन्न तलों में होती है वह तथा एक ही बिंदु से गुजरते हैं, ऐसे बलों को असमतलीय बल कहते हैं। अब असमतलीय संगामी असमतलीय संगामी बल कहते हैं। असमतलीय असंगामी बल, अब देखिए असमतलीय अब देखिए हमारा क्या है, एक तल हमारा ये बन गया, ठीक है, दूसरा तल ये बन गया हमारा, इसमें फोर्स लगा दिया, एक हमारा फोर्स यहाँ लग जाती है। अब अलग अलग तल में लगे हुए हैं, ये हम एक फोर्स यहाँ भी लगा देते हैं, एक तल में 2 फोर्स लगा दिए, तो एक में 2 हो गए, एक में ये। तो अब सारे फोर्स मिलके यदि हम इन दोनों फोर्स की बात करें तो समतलीय बल फोर्स, समतलीय कहलाएंगे, कोप्लेनर फोर्स कहलाएंगे। परंतु मैंने ये फिगर बनाया, एक ही फिगर में 1 2 3 4 फोर्स लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों फोर्स असमतलीय हुए, क्योंकि एक तल ये हुआ, एक तल ये हुआ और एक तल ये हुआ, अलग अलग तल में लगे हुए हैं। और सभी क्रिया लेकर अलग है। तो इसके लिए क्या कहेंगे हम, तो इसकी परिभाषा बनाई, जब बलों की क्रिया रेखा
भिन्न भिन्न तलों में होती है और किसी एक बिंदु से नहीं गुजरती है और न ही नहीं आती है। असमतलीय असंगामी बल कहलाते हैं। अब नंबर तीन है। अब देखिए, असमतलीय समांतर बल नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। अब हमारा जो एक तल ये है, ये हमारा एक तल है, एक तल हमारा ये है, देखो। अब हमने क्या कहा, एक फोर्स इसमें लगा दिया, ठीक है, एक फोर्स हमने इसमें लगा दिया। दोनों तल हैं, अलग अलग तल हैं, और एक दूसरे क्या है, ये पैरेलल है, एक दूसरे क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरह का जो फोर्स लगा होगा ये आपका असमतलीय समांतर बल कहलाएगा। अब परिभाषित कैसे करेंगे, बलों की क्रिया रेखाएं, ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न तलों में होती हैं तथा एक दूसरे के समांतर बल लगे होते हैं। ऐसे बलों के समूह को असमतलीय समांतर बल कहलाते हैं या कहते हैं। अब बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। तो अब हम ये बताएंगे बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, इसको समझें। हमारे पास दो बल लगे हुए हैं, एक बल ये है P, मान लीजिए, एक बल Q है, दो बल हैं। तो इसकी परिभाषा किस तरीक़ा से, यदि किसी बिंदु पर लगे हुए दो बलों को, हमारे पास दो बल हो गए, हमने क्या काम करा, किसी बिंदु पर इस बिंदु पर हमने एक बल और दूसरा बल, दो बल लगा दिए। दो बल लगे हुए दो बलों को परिमाण और दिशा में किसी चतुर्भुज के एक कोणीय बिंदु से खींची गई है।
अब ये एक कोई बिंदु है, इस एक बिंदु से हमने एक इधर खींच दिया, एक इधर खींच दिया, ठीक है, खींची गई है, बिंदु से खींची गई है, दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो अब हमने एक भुजा और दूसरी भुजा बना दी, ठीक है, दोनों भुजाओं को निरूपित कर दिया, तो उनका परिणामी, इनका जो परिणामी होगा रिजल्टेंट, ऐसे परिणामी होगा, कोई तो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ये होगा हमारा क्या, ये पी फोर्स हो गया, ये हमारा क्यू फोर्स हो गया, क्यू फोर्स होगा, पी एंड क्यू फोर्स हो गया। अब परिणामी बल, बल आर, ठीक है, बल आर निरूपित और उनकी दिशा में समांतर चतुर्भुज के उसी कोणीय बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण द्वारा निरूपित करते हैं। तो उसी कोणीय बिंदु, ये हमारा ओ बिंदु, उसी कोणीय बिंदु से हमने गुजरने वाले विकर्ण को निरूपित कर दिया। तो हम क्या काम करेंगे, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा समांतर चतुर्भुज। अब जब हम किसी वेक्टर का एडिशन करते हैं तो उसमें क्या है, हमारे पास समांतर चतुर्भुज का कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को ऐड कर सकें। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, इस पर थोड़ा सा इस भुजा को आय को बढ़ा देते हैं, ये आय बढ़ा दी, और इस भुजा पर जैसे हमने बढ़ाई ऊपर से, मतलब इसका नामकरण भी कर देते हैं, ये ओ बिंदु, ए बी और सी, ये सी हो गया। अब बी से इस पर लंब डाल दिया हमने, परपेंडिकुलर डाल दिया, और इसका नाम रख दिया हमने डी। अब हमारे पास में ट्राइंगल ओ डी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब जब ये समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ से ये डी और डी से बी और बी से ओ, तो हमारे पास समकोण त्रिभुज बन गया। और हमने पढ़ा है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कि, अब इसमें लगाते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय, क्या, पाइथागोरस, अब पाइथागोरस प्रमेय का क्या होती है हमारी, कि कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। मतलब कि हमारा ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब ओ बी कितनी हमारी आर, ओ ए ओ डी का स्क्वायर आएगा यहाँ, ओ डी का स्क्वायर, यहाँ ओ डी का स्क्वायर, और ओ डी के स्क्वायर में ओ डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये हो गया भाई पाइथागोरस प्रमेय। अब ये तो हमको पता है, ओ डी नहीं पता और बी डी भी नहीं पता, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं। ओ ए मतलब ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस प्लस ए से डी तक की, ए से डी का होल स्क्वायर प्लस, और इसको बी डी का स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं। अब क्या काम करते हैं, इसको हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ ए इंटू ए डी प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया ओ बी का स्क्वायर। अब एक दिक्कत और आ गई हमारे सामने, हमारे पास में ओ ए पता है, ओ ए कितनी है पी, ओ बी कितनी है आर, ए डी कितनी हमारे पास, ए डी नहीं है। ए डी जब नहीं है तो क्या काम करेंगे, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अच्छा, ओ ए पता है, तो एक तो ए डी नहीं है हमारे पास, ए डी नहीं है और बी डी नहीं है। अब मेन तो ये है ए डी और बी डी नहीं है, तो ये हमको निकालने पड़ेंगे दोनों। तो
तो हम कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज हमने ए डी बी ले लिया, ए डी बी से, तो हम क्या काम करते हैं, साइन, और देखिए ये एंगल मैंने मान लिया थीटा और ये एंगल मान लिया मैंने अल्फ़ा, ये थीटा और ये अल्फ़ा। तो या आप इसको अल्फ़ा मानेंगे तो आप इसे थीटा मान लो, एक अल्फ़ा मानना पड़ेगा, तो हम इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्फ़ा होगा तो ये थीटा हो गया, यदि हम इसको थीटा माने तो इसको अल्फ़ा मान ले, ऐसा नहीं कि ये मानना, जो मन करा वो मान लीजिए। तो ये हमारा थीटा हो गया। तो साइन अल्फ़ा, अब क्या लेंगे, साइन अल्फ़ा इक्वल टू, साइन इक्वल टू होता हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब लंबवतीकरण। तो क्या हो जाएगा, बी डी बटे ए बी, ए बी। अब ए बी क्या है, जब हमारा ये क्यू है तो ये भी हमारी साइड क्यू होगी, क्योंकि पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो मतलब क्यू, ये क्यू है तो ये भी क्यू होगी। तो यहाँ इसको लिखेंगे हम ए बी साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी डी। तो बी डी बराबर ए क्यू की वैल्यू कितनी हमारी क्यू, ए बी की वैल्यू क्यू है, तो क्यू साइन अल्फ़ा, क्यू साइन अल्फ़ा हो गई। अच्छा जी, इसी प्रकार अब हम क्या काम करते हैं, अब कर लेते हैं कॉस। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ए डी बटे ए बी। तो ए डी कितना हो जाएगा हमारा, ए डी हो जाएगा ए डी ए बी कॉस अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारी क्यू, तो क्यू कॉस अल्फ़ा, ये आपकी होगी ए डी की वैल्यू। अब इस इक्वेशन का नामकरण करते हैं, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट, और इनके मान बी डी के और ए डी के मान इसमें पुट कर देते हैं, मतलब ए बी ओ बी ओ ए डी ओ ए डी और बी डी के मान रख देते हैं जो हमने निकाला। अब ये ओ बी है, ओ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमारे पास में, ओ बी मतलब कि आर, आर का स्क्वायर, उसमें ओ ए, ओ और ए, ओ ए हो गया, ओ ए कितना हमारे यहाँ से पी फोर्स है, तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर, और ए डी कितना आया, अभी हमने निकाला, ए डी आया हमारा क्यू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्यू साइन थीटा, क्यू साइन अल्फ़ा आया था, क्यू साइन अल्फ़ा आया तो क्यू साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फ़ा। ये हमारा हो गया मेन इक्वेशन, और आर इक्वल टू क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 पी क्यू कॉस अल्फ़ा। अब इससे हम सारे सवाल निकालेंगे। अब इसमें थोड़ी सी कंडीशन है, हम कुछ कंडीशन है उन कंडीशनों को अप्लाई कर लेते हैं, कैसे कैसा होगा कि नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन, यदि अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो तो अल्फ़ा इक्वल टू 0 तो क्या करेंगे हम, आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस 0, मतलब कि अल्फ़ा की वैल्यू 0 रख दी तो हमारा क्या आएगा, आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, और कॉस 0 की वैल्यू हमने 0 कर दी, कॉस 0 वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्या लिख दिया यार ये,
लाइन को काटो ऐसे पूरी, काटो इसे। अब यदि अल्फा बराबर 0 हो तो, अल्फा इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0। और तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर या रूट में लगा देते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस, और कॉस 0 की वैल्यू 2pq, कॉस 0 वैल्यू 1, तो 1 लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये खत्म, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा p प्लस क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा p फोर्स ऐसा लगा हुआ है और q फोर्स 0 एंगल पर, 0 एंगल पर, एंगल कितना 0, ये लग गया q, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया हमारा r, टोटल कितना बन गया r। इसको हम कहते हैं मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम रिजल्टेंट। ध्यान रखना p प्लस क्यू ये होता है हमारा क्या, मैक्सिमम रिजल्टेंट भी होता है। अब यदि सेकंड कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन है यदि अल्फा इक्वल टू 90 हो तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90। तो कॉस 90 रखेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस 2pq कॉस 90 वैल्यू 0, तो ये टर्म क्या होगी आपकी 0, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये होगी आर बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक पी फोर्स ऐसा लगा हुआ है तो क्यू फोर्स हमारा 90 डिग्री पे ऐसा लगा हुआ है, मतलब कि पाइथागोरस में को जस्टिफाइड कर रहा है। तो ये हमारा हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय तो ये होती है कर्ण पर बराबर बराबर सीधे भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। ये हमारा क्यू हो गया, पी क्यू और आर, ये वाली कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, यदि अल्फा बराबर 180 हो तो क्या होगा, आर इक्वल टू रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, अल्फा इधर क्या लिखेंगे हम 180, और आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, इसकी वैल्यू क्या होती है -1, और यहाँ हमारा प्लस का तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट से स्क्वायर खत्म, तो r इक्वल टू पी माइनस क्यू, आर इक्वल टू पी माइनस क्यू। इसको हम कहते हैं मिनिमम रिजल्टेंट, मिनिमम रिजल्टेंट p माइनस क्यू। कंडीशन क्या बनेगी इसकी, ऐसे बनेगी, ये हमारा p फोर्स है और 180 एंगल पर ऐसा घूम के ऐसा हमारा कोई q फोर्स लग गए हैं q, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनेगी ये वाली, ये आपका r हो जाएगा। क्या हुआ, r फोर्स हो गया। नेक्स्ट, अब हमारा जो थीटा है एंगल, ये रिजल्टेंट है r, इस थीटा को ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये हमारा परमाणु का जो परमाणु रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, दिशा है, बताएगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको।
तो हम क्या काम करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा बी डी, और बेस कितना हमारा ओ डी। अब दिक्कत फिर एक फंस गई कि ओ डी मेरे पास में कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने अभी जो निकाली थी, हमें पता है ए डी, ए डी, ए डी हमने क्या निकाली थी अभी, ए डी बराबर आया हमारा क्यू कॉस अल्फ़ा, और बी डी कितना आया था हमारा, बी डी मतलब क्यू साइन अल्फ़ा। तो हम क्या काम करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू बी डी तो एज इट इज़, और ए डी को लिख सकते हैं हम ओ ए प्लस ए डी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, बी डी की वैल्यू कितनी है, क्यू साइन अल्फ़ा अपॉन पी, और ए डी की वैल्यू कितनी है, क्यू कॉस अल्फ़ा। तो ये हमारा होगा टेन अल्फ़ा, सॉरी टेन थीटा इक्वल टू ये आ गया। ठीक है। अब यदि P और Q आपस में बराबर हो, P और Q आपस में बराबर हो, तो हमारा एंगल क्या बनेगा, टेन थीटा इक्वल टू P साइन अल्फ़ा बटे P प्लस P कॉस अल्फ़ा। तो P साइन अल्फ़ा अपॉन P कॉमन, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, P से P कैंसिल, तो क्या होगा हमारा, और इसको मिल सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन, और इसको ले सकते हैं हम 1 तो हमारा है ही, 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस के 1 से 1 ख़त्म, इस 2 से 2 कैंसिल, और कॉस से ये कॉस, तो ये हमारा होगा कितना, साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये होगा हमारा कितना, टेन अल्फ़ा बाई 2, और हमारा क्या है इधर, टेन थीटा, टेन से टेन रिमूव, तो थीटा इक्वल टू अल्फ़ा बाई 2। मतलब ये है कि यदि हमारा P ऐसे है और Q भी हमारा ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, और दोनों आपस में बराबर हैं, क्या हुआ, दोनों आपस में बराबर है, ये भी P है तो ये भी P है, तो इस ये एंगल जो बनेगा, ये इस बार रिजल्टेंट का हाफ बनेगा। जो इतना एंगल होगा, मान लो ये 90 है तो ये 45 होगा, जितना भी होगा, यदि ये 80 है तो ये, यदि 80 है तो ये 40 होगा, इस तरह की कंडीशन बनती है। ठीक है ना। बलों के त्रिभुज का नेम, बलों के त्रिभुज का नेम क्या है, यदि किसी त्रिभुज, यदि किसी पिंड के एक ही बिंदु पर लगने वाले दो बल, अब बलों के त्रिभुज का नियम, तो इस नियम में क्या है कि हमारे पास में 3 बल हैं, ऐसे मान के चलिए 1 2 और 3, P Q और R, ये 3 बल लगे हुए हैं, और किस प्रकार लगे हुए हैं कि एक बल लगा हुआ है हमारा ये P, और दूसरा बल लगा हुआ है हमारा ये Q, और तीसरा बल लगा हुआ है हमारा ये R। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन किया है, अभी त्रिभुज तो बना नहीं, अभी त्रिभुज कैसे बनेगा, किस तरह समझना है, इस पर हमें गौर करना है बस थोड़ा सा। तो इसको ऐसे समझना है, यदि किसी पिंड के एक ही बिंदु पर, किसी पिंड के एक ही बिंदु पर लगे दो बल लगे,
लगे दो बल समतलीय व संगामी बल एक ही तल में है, एक ही बिंदु पर है, तो संगामी हो गए। बलों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करता है, भुजाओं को प्रदर्शित करता है। तो अभी ये हमारी दो भुजाओं को प्रदर्शित करा, तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको ऐसा बना देता हूँ। एक बल तो ये हो गया। अब जो बल ये लगा हुआ है यहाँ, तो इसके पैरेलल में इसको इस तरह से फोर्स लगा दे रहा हूँ, तो ये P हो गया और ये मेरा Q हो गया। ठीक है, प्रेस करता है तो उसका परिणामी, जो मेरा परिणामी है R, परिणामी का परिमाण मैं उस त्रिभुज की तीसरी भुजा को निरूपित करता है। और इसको हम ऐसा मिला दें तो क्या बन जाएगा हमारा ये रिजल्टेंट R। तो क्या बन गया हमारा के त्रिभुज। तो ये त्रिभुज का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिभुज का नियम कहलाता है। अब त्रिभुज का विलोपन का नियम आ जाए ही, तो विलोपन का नियम, अब त्रिभुज के विलोपन का नियम क्या है कि हमारे पास एक बल, दो बल, तीन बल, P Q R, तीन फोर्स हैं। अब हमने क्या काम करा, एक फोर्स तो ये लगा दिया, दूसरा ये लगा दिया, तीसरा फोर्स ये लगा दिया, P Q R। अब इसकी क्रिया ऐसे जो बनी हुई है, इस क्रिया रेखा को हम क्या कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में से। तो हमारा जो बनेगा, इसको इसका रूप ये बन सकता है, एक फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, P Q R जो बनेगा हमारा क्या बन गया, बैक। तो विलोपन का नियम होगा, त्रिभुज में कैसे डिनोट करेंगे, तो ये हमारा क्या बन गया P, ये बन गया हमारा Q, और ये जो बन गया हमारा R। तो R की जो डायरेक्शन है वो ऐसा हो जाएगी। तो विलोपन का उल्टा नियम हो गया, तो इसको हम ऐसा भी डिनोट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पैरेलल फोर्स है, जो फोर्स यहाँ लगा हुआ, ये फोर्स हमारे यहाँ भी हो सकता है, तो इसको हम यहाँ भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ भी डिनोट कर सकते हैं। इसको हम कहेंगे विलोपन का नियम। ठीक है, और ये चीज़ हमारी इसमें लिखी हुई है। यदि किसी पिंड के एक ही बिंदु पर लगने वाले दो बल समतलीय संगामी बलों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करता है, तो दो क्रमागत भुजा होगी, एक भुजा ये होगी, दूसरी भुजा ये होगी, भुजाओं को प्रदर्शित करता है, तो इनका परिणामी, इसका और इसका परिणामी, मतलब P और Q का परिणामी उसी त्रिभुज की तीसरी भुजा, जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा का विलोम क्रम, तो इसका क्रम क्या बनेगा, विलोम अपोजिट क्रम को प्रदर्शित करता है। तो इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, तो कि हमारे यहाँ R हो गया। तो इसकी जो कंडीशन बनेगी, ये हमारा P, ये हमारा Q हो गया, और ये हमारा R हो गया। और इसको मैं ऐसे ही प्रदर्शित कर सकते हैं, P Q और R, ऐसे ही प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए क्या है, बलों के बहुभुज का नियम। तो हमारा एक फोर्स ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चार ये, पाँचवा ये, तो पांच फोर्स लगे हुए, छः भी हो सकते हैं, बहुभुज है, चार भी। तो इनके नामकरण करते हैं P Q R S T, ये फोर्स लगे हमारे। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, यदि किसी बिंदु पर, यदि किसी बिंदु पर लगे सभी बलों द्वारा बलों के परिणामी के परिमाण द्वारा एक बहुभुज निरूपित होता है, तो वह बल
समतुल्य संतुलन में होते हैं। यह है बहुभुज का नियम। अब कैसे इसको दिखाएंगे हम? देखो, हमने P फोर्स था, ये हमने लगा दिया एक फोर्स, दूसरा फोर्स ये लगा दिया, तीसरा फोर्स हमने लगा दिया, मतलब PQR और S और T। P तो ABCD, तो ABCD और E, ये हमारे फोर्स लग गए। तो इनका नामकरण कर दिया। इस फोर्स का नाम होगा P, इसका नाम होगा Q, इसका नाम होगा R, S और T। तो अब हम कैसे दिखाएंगे इसको? तो देखो कि अब हमने P और Q का एडिशन क्या बनेगा? ये फोर्स, मतलब कि AC बनेगा। क्या बनेगा? AC। और हम AC को क्या ले सकते हैं? AC इक्वल टू AB प्लस BC, AB प्लस BC, ये लिख दिया। ये आपकी होगी इक्वेशन। और मैं जब AD निकालूंगा, तो AD को हम क्या ले सकते हैं? AD बनेगा हमारा AC प्लस CD, ये होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है। और जब निकालेंगे AE, तो AE क्या बनेगा हमारा? AE हो जाएगा हमारा AD प्लस DE, AD प्लस DE, ये होगी थर्ड इक्वेशन। अब समीकरण फर्स्ट, सेकंड व थर्ड को जोड़ने पर, अब तीनों इक्वेशनों को हम जोड़ दें, क्या बनेगा? AC प्लस AD प्लस AE इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC प्लस CD प्लस AD प्लस DE। अब देखिए, AC से AC रिमूव, AD से AD और AE से AE। तो हमारा तो क्या बच गया? AC से AC रिमूव, ठीक है, AD से AD रिमूव। तो यहाँ बचा हमारा कितना? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE, और दो इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का हम क्या ले सकते हैं इसको? EA इक्वल टू 0। तो वेक्टर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA इक्वल टू 0। 5 फोर्स लग गए हमारे, 1 2 3 4 5 6। तो P प्लस Q प्लस R S T इक्वल टू 0, ये होगा हमारा प्रूफ। ठीक है। लामिका पिरमे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाएगा, 100% पूछी जाएगी, नहीं इसमें क्वेश्चन आना है 100%। ठीक है। तो क्या है कि यदि 3 बल, यदि 3 बल समतल्य
समतलीय संगामी बल हैं और वह साम्य अवस्था में, यदि साम्य अवस्था में मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, साम्य अवस्था में है, तो किन्हीं उनमें से कोई दो बल ले लें, किन्हीं दो या किन्हीं एक बल, किन्हीं एक बल का मान शेष दो या दोनों, शेष दोनों बलों के बीच के कोण के साइन ज्या, कोण ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे? अब इसको हम करेंगे प्रूफ। कैसे होता है कि मान लीजिए हमारे पास में एक फोर्स ये लगा हुआ है, दूसरा फोर्स ये लगा हुआ है और तीसरा फोर्स ये लगा हुआ था। ये हमारा पी फोर्स हो गया, पी क्यू और आर। इसको मैंने अल्फा मान लिया, ये बीटा और ये गामा, अल्फा बीटा गामा। अब इसको मैं ट्रायंगल में निरूपित कर दूं इस तरीक़ा से, और ये ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है। तो ये फोर्स हमारा होगा P। तो हमने क्या माना, इसको माना अल्फ़ा, इसको माना हमने क्या बीटा, और इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा गामा। क्या हो गया? गामा। तो जब ये होता है ये हमारा अल्फ़ा, तो ये एंगल ABC, ये एंगल मेरा अल्फ़ा है, तो ये कितना बनेगा 180 माइनस अल्फ़ा। ये बीटा, तो ये एंगल कितना बनेगा 180 माइनस बीटा। यदि ये एंगल मेरा गामा है इतने बीच का, तो ये कितना बनेगा 180 माइनस गामा। और हमने फोर्स जो लगाया ये पी फोर्स है, कितना पी फोर्स, इधर कितना है ये हमारा क्यू फोर्स है, और इस पर जो लगा हुआ है ये हमारा कितना है आर फोर्स है। क्या? पी क्यू आर, ये फोर्स हो गए। और हमने क्या पढ़ा है साइन नियम के अनुसार, जया नियम से, जया नियम मेथड पढ़ा होगा आपने, जया रूल। तो साइन नियम, तो क्या होता है साइन नियम? साइन नियम ये होता है हमारा कि भुजा बटे उसके सामने का एंगल, मतलब कि पी हमारा जो ये पी बटे मतलब ए बी भुजा बटे उसके सामने का एंगल, मतलब कि साइन 180 माइनस बीटा, ठीक है, इक्वल टू BC अपॉन BC हमारी कौन सी, ये BC है, और BC के सामने का एंगल कौन सा बनेगा साइन 180 माइनस गामा, इक्वल टू AC अपॉन साइन 180 माइनस अल्फ़ा। तो ये हमारा क्या है P अपॉन साइन 90 माइनस 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन बीटा, और Q अपॉन साइन गामा इक्वल टू R अपॉन
साइन अल्फ़ा, ये होगा आपका लामी पिरमे। इसको यदि हम एंगल चेंज कर दें तो क्रम में भी हम लिख सकते हैं। एंगल यदि चेंज कर दें, मैं एंगल अल्फ़ा इसको मान लें, बीटा इसको मान लें, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं पी अपॉन साइन अल्फ़ा, या कर दे रहा हूँ, अथवा क्यू अपॉन साइन बीटा और आर अपॉन साइन गामा। ये क्रम में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें रखना चाहो इस रूप में रखो चाहे इसमें रख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। तो ये हमारी लामे पिर में हो गई। तो इसको हम दूसरे रूप में देखा जाए तो इसको हम के बराबर भी मान सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा, बल का किन्हीं दो दिशाओं में वियोजन। अब एक बल है, अब तक हम क्या काम कर रहे थे कि हमारे पास में दो बल दे रखे थे, या तीन बल थे, या चार बल थे, या पांच थे, सबका हम एक बल निकाल रहे थे। अब क्या हमारे पास में एक बल दे रखा कोई, और उस बल से हमें दोनों बलों को निकालना है, कौन दो बल कितने कितने। तो मान लीजिए हमारे पास में ये आर फोर्स है, ऐसा समझिए चलिए, और इसको दो भागों में पी और क्यू के रूप में लेके आना। तो क्या काम करते हैं, हमने एक फोर्स ये लगा दिया, एक फोर्स ये लगा दिया, और ये हमारा रिजल्टेंट है आर। तो हमको ये पी निकालना है, पी, और ये क्यू निकालना है, और ये हमको पता नहीं है कितना है, जो हमें ज्ञात करना है, और ये क्यू फोर्स है, ये भी हमें ज्ञात करना है। और गिवन क्या हमें आर फोर्स गिवन है। तो हम क्या काम करते हैं, ये जितना हमारा क्यू है इतना ही क्यू होगा, ये हमारा क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। अब क्या काम करेंगे हम, मान लीजिए ये एंगल हमारा अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो ये कितना होगा आपका एंगल 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एंगल हो जाएगा हैं। तो अभी हमने साइन नियम से पढ़ा है, जया नियम से, जया नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू साइन रूल, तो क्या आएगा हमारा P अपॉन, मतलब कि नाम रखते हैं ए बी, चलो इसका नाम O करते हैं, O A, और ये होगा आपका B, और इसको कर दिया मैंने C। तो ओ ए बटे साइन बीटा बराबर BC, नहीं ये हमारा कौन सा है, AC बटे साइन अल्फ़ा इक्वल टू OC बटे साइन 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है, P अपॉन साइन बीटा इक्वल टू Q अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू R अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। जहाँ से P निकालना तो ये इसके इक्वल कर दें, तो क्या आएगा P अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो P बराबर R साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, P, और Q बराबर इसको कर दें, Q इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू R अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो Q इक्वल टू R साइन अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हमारे दो रिवॉल्यूशन हो गई। यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए बल का वियोजन
सेम ये भी इसी तरीक़ा से, बस अब तो अंतर क्या है दोनों में, उसमें मैं एक फोर्स दे रखा था और 2 एंगल दे रखे थे। इसमें क्या है, आपको एक तो आर गिवन होगा और एक थीटा गिवन होगा, और आपको 2 ही फोर्स निकालने हैं, जैसे पहले निकाले थे। हम क्या काम करेंगे, ये हमें आर वेक्टर दे रखा है और क्यू कोण दे रखा है, एंगल दे रखा है। तुम क्या काम करेंगे, एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे इस तरीक़ा से, और इस पर हमने क्या लगा दिया, आर फोर्स लगा दिया। अब आर जो रिजल्टेंट है मान के चलिएगा, या ये एक जो फोर्स है ये इस पे और इस पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कितना आ रहा है, मतलब कि पी, इसे हम पी मान लें, इस पर क्यू मान लें, तो पी और क्यू की वैल्यू क्या बन के आएगी वो हमको निकालना है। तो हम क्या काम करेंगे, इस पे ये थीटा एंगल दे रखा है, तो हमने क्या काम करा, इस पर लंब डाल दिया, यहाँ से एक लंब डाल दिया। जब लंब डाल देंगे तो यहाँ से हम क्या काम करते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए बी। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस, मतलब कि ए बी बटे ओ ए। और ए बी की वैल्यू, ए बी ये हमारी एक्स वाई एक्स है, और ये हमारी कौन सी है, एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो ये वाई डैश एक्सिस, सॉरी एक्स डैश एक्सिस, और ये वाई डैश एक्सिस। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, tan थीटा ए बी का मतलब वाई, जितना हम इधर चलेंगे इतना में वाई के बराबर होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या, एक्स। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई अपॉन, ये तो मैं क्या निकाल दिया यार, क्या मैं गलती कर दिया, गलत ले लिया मैं, पूरा मैटर गलत हो गया ये। रीसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कैसे करेंगे इसको, इसका मान लीजिए हमें एक फोर्स दे रखा है ये आर, और इसका जो एंगल है वो दे दिया हमें थीटा। तो क्या काम करेंगे, ये हमने लगा दिया आर एंगल, सॉरी थीटा एंगल पर आर फोर्स लगा दिया। अब ये देखना हमारा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कितना कितना आ रहा है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस, मतलब वाई अक्ष और एक्स अक्ष पे कितना फोर्स लगा हुआ है हमें को ये फाइंड करना है। तो हम क्या काम करते हैं, इस पे से एक परपेंडिकुलर डाल दें ऐसे नीचे को, हैं लंब डाल दिया हमने, और लंब डालने के बाद में हमने क्या काम किया, इसका नामकरण कर दे ए बी और सी। और जब हमने नामकरण कर दिया तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले साइन थीटा ले लेते हैं, और साइन थीटा ऐसा लेते हैं, समकोण त्रिभुज राइट एंगल समकोण त्रिभुज ओ ए बी से, समकोण त्रिभुज ओ ए बी से क्या आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो ए बी बटे ओ बी, तो यहाँ से ओ बी इधर हो जाएगा, ए बी ओ बी साइन थीटा इक्वल टू ए बी। और ए बी हमारा क्या है, जितना इसको हम फोर्स हमारे यहाँ लगा हो, इसे लगा हो, कितनी दूर तक हो, तो इसका मतलब ये यदि फोर्स हमारा ऐसा लगा हुआ तो मैं एसलम डालेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ वाई एक्स के बराबर होगी, तो ये किसके बराबर होगी, हमारी वाई के। और ये क्या है, ओ बी क्या है हमारी, ओ बी मतलब कि ए बी इक्वल टू ओ बी साइन थीटा, और ए बी को हम क्या ले सकते हैं, वाई, और वाई इक्वल टू क्या हमारा, आर साइन थीटा, क्योंकि ओ बी की वैल्यू कितनी है, आर, और वाई को हम क्या ले सकते हैं, एक्स अक्ष है, तो इसको हम क्यू फोर्स मानेंगे, क्यू मान लीजिए, पी मान लीजिए, कुछ भी एक फोर्स हो गया साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीक़ा से इसी प्रकार आपका ले लेते हैं हम समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ओ ए बी से कितना आएगा ओ ए बी में, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कितना आएगा ओ बी कॉस थीटा इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, मतलब कि पी इक्वल टू आर कॉस थीटा। इस तरीक़ा से हम निकालेंगे। मान लीजिए हमारा पी फोर्स लगा हुआ है, इस पर क्या क्यू, क्या हो गया पी इक्वल टू आर कॉस थीटा और यहाँ से क्यू इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये हमारी वाई की वैल्यू रही वाई बराबर, और ये हमारी किसकी रही एक्स की वैल्यू, एक्स बराबर आर कॉस थीटा। और ये ध्यान रखनी है जब भी हम एक्स का मान निकालेंगे तो क्या आएगा आर कॉस थीटा, आर के संग कॉस थीटा आएगी, और जब हम वाई की वैल्यू निकालेंगे तो आर के संग साइन थीटा आएगी। ठीक है, तो आएगा जब हम 2 3 4 या तो एक फोर्स का 2 4 5 फोर्स का निकालेंगे तो सदैव आर के संग साइन लेंगे और आर के संग एक्स के लिए कॉस लेंगे। हाँ, परिवर्तन कर सकते हैं, कब कर सकते हैं इसमें परिवर्तन जब होगा तो यदि ये एंगल हमारा यहाँ लगा हो, यदि थीटा हमारा यहाँ हो तो हमारी कॉस इस पे आएगी और साइन हमारी इस पे आएगी, ध्यान रखना है बस। अब देखिए दो या दो से अधिक बलों का वियोजन। तो हमारे पास में एक बल, दूसरा, तीसरा, 3 बल दे रखे हैं पी क्यू और आर। ठीक है, या P1 P2 P3 कर देते हैं, P1 P2 और P3। तो कैसे लगे हुए मैं ज़रा बता देता हूँ। हमारा P फोर्स P1 P2 और P3 S लगे हुए हैं, और ये एंगल है आपका θ1 या अल्फ़ा, ये है बीटा और ये है गामा। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे कि हमको पहले इसका वियोजन करना एक एक का। मान लीजिए ये हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास केवल इतना ही है। तो क्या आएगा हमारा, तो इसको हम ऐसा करेंगे P1 कॉस अल्फ़ा, और इस पर वियोजन कितना जाएगा हमारा P1 साइन अल्फ़ा, जो कि अभी हमने किया था। क्योंकि एक्स पर हमें क्या लेना है, एक्स पर लेना हमने P1 कॉस अल्फ़ा, जो फोर्स ये दे रखा होगा उसके P के साथ कॉस, और यहाँ वाई पे P के साथ साइन। अब ऐसे इसका वियोजन करेंगे तो इसका वियोजन इस पे जाएगा और एक इस पे जाएगा, इसके बीच में दोनों में। तो क्या आएगा P2 कॉस बीटा, और इस पे कितना आएगा P2 साइन बीटा। क्योंकि ये वाला जो फोर्स लगा हुआ है ये एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस के बीच में है, तो इन दोनों जिनके बीच में फोर्स आता है उन पे ही वियोजन होता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद में एक फोर्स ये लगा हुआ है आपका P3। अब P3 जो आ रहा है हमारा एक इस वाले एक्स में और इस वाले एक्स में आ रहा है, तो ये आएगा वाई डैश एक्सिस है। तो इसका वियोजन एक तो यहाँ बनेगा, इस वाले फोर्स का क्या बनेगा P3 वाई है तो साइन आएगा साइन गामा, और एक इस पर आएगा कितना P2 कॉस गामा। ये हमारा होगा वियोजन। अब हमें क्या निकालना है समीशन एक्स इक्वल टू क्या होता है 0। तो समीशन एक्स इक्वल टू 0, समीशन एक्स जब निकालेंगे तो कितना आएगा, समीशन एक्स का मतलब P1 एक्स पे कितना कितना लगा हुआ है P1 कॉस अल्फ़ा। अच्छा, एक तो ये लगा हुआ था इस पर, अब बाकी फोर्स इधर साइड लगे मतलब अपोजिट डायरेक्शन। कैसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैसा आएगा माइनस का क्या आएगा P2 कॉस बीटा माइनस P3 कॉस गामा। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम एक्स निकालेंगे, जो भी निकल के आएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम वाई, समीशन वाई निकालेंगे, समीशन वाई के लिए क्या आएगा P1 साइन अल्फ़ा प्लस P2
साइन बीटा माइनस P3 साइन गामा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, समीशन y निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ आएगा। अब इन सब का रिजल्टेंट जो बनेगा वो कितना बनेगा, z, मान ली z है, z रूट में जितना हमारा x निकल के आएगा तो समीशन x का स्क्वायर प्लस, और जितना y निकल के आएगा समीशन y का स्क्वायर, जितना भी निकल के आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो रूट ले लेंगे। अब यदि हम निकालें इन तीनों फोर्सों पर लगने वाला रिजल्टेंट, परिणामी का कोई ना किसी एंगल पे लग रहा हो, कहीं ना कहीं तो फोर्स जाएगा, यहाँ 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 कहीं तो जाएगा, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, वो हमारा मान लीजिए थीटा है, तो हम क्या काम करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू समीशन y अपॉन समीशन x। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, समीशन y अपॉन समीशन x, टेन इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना है। इसका एक मेथड और भी है, वो कौन सा, वो मेथड ही बता दे रहा हूँ मैं, दोनों मेथड बलों का वियोजन। अभी सेकंड मेथड है, इसमें क्या है मैं बता देता हूँ आपको किस तरीक़ा से। ये मान लीजिए एक फोर्स हमारा ये लगा हुआ है P1, ये एंगल अल्फा है, ये फोर्स हमारा P2 लगा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल लिया जाता है, ये ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक का एंगल लिया जाया है। तो ये कितना मान लो हमने बीटा, और कोई फोर्स हम यहाँ लगा देते हैं, इधर अब इसमें लगा देते हैं, तो ये जो बार P3, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक का एंगल होगा गामा। तो इसको जब हम फाइंड करेंगे तो समीशन x सीधा सीधा फाइंड कर लेंगे, इसमें कोई वियोजन करने की जरूरत नहीं है। जब x निकालेंगे, समीशन x निकालेंगे सिग्मा x, तो क्या आएगा, पहला फोर्स P1 कॉस अल्फ़ा प्लस P2 कॉस बीटा, ये वाला बीटा, प्लस P3 ये वाला गामा, कॉस गामा। अब यहाँ से समीशन एक्स इक्वल कुछ ना कुछ तो आएगा, यहाँ जो भी आएगा वो ले लेंगे। फिर समीशन वाई में क्या ले जाएगा, P1, अब P1 के लिए क्या आएगा, वाई पे आएगा, और वाई पे क्या आता है हमारा साइन अल्फ़ा प्लस P2, जितना एंगल है P2 ये हमारा एंगल कितना बीटा, साइन बीटा प्लस P3 साइन गामा। तो यहाँ से हम समीशन y निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा, जो आएगा निकाल लेंगे। तो रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट में पहले की तरह समीशन x का स्क्वायर प्लस समीशन y का स्क्वायर, यहाँ से निकाल के वो आपका आंसर बन जाएगा। और जब इसका एंगल निकालेंगे, कोण परिणामी की दिशा, परिणामी दिशा निकालेंगे तो कितना आएगा, टेन थीटा इक्वल टू समीशन y अपॉन समीशन x, मतलब टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स समीशन y अपॉन समीशन x। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, परिणामी की दिशा भी निकाल लेंगे, ठीक है।